चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द सिविल पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसबी पटेल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आपके साथ जुड़ चुका हूं एक न्यू सब्जेक्ट हीट ट्रीटमेंट को लेकर। और ये हीट ट्रीटमेंट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है और इस सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू को। तो जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं वो एक बार कमेंट करके बता दें क्या मेरे वीडियो और ऑडियो आप सभी को प्रॉपर तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को प्रॉपर तरीके से मिल रही है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि ये हमारा आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के लिए एक डेडिकेटेड टीम के द्वारा बैच शुरू कर दिया गया है। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप पूरे इस डेडिकेटेड बैच को फोकस करके तैयारी को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें लगभग 10 से 11 लोगों की डेडिकेटेड टीम वर्क कर रही है। अगर आपको फिर भी कहीं से कोई डाउट आता है, कुछ भी कंफ्यूजन होती है, तो आप दिए गए इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं इस तरीके से। और ये जो बैच चल रहा है माय डियर, इसमें आपको बता दें कि इसमें अभी आपका आज से ऑफर शुरू हो गया है, जिसमें आपका ऑफर कोड है स्पेशल संडे। स्पेशल संडे आप ऑफर कोड लगाएंगे तो वहां पे आपको काफी डिस्काउंट के साथ ये मिलने वाला है। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? तो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक पार्ट आपका हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के बाद प्रोडक्शन के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि चाणक्य बैच आपके साथ शुरू हो चुका है आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए, जिसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें कंप्लीट डेडिकेटेड बैच आपका चल रहा है और आपको इस तरीके से प्ले स्टोर में जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि ये सारे फोल्डर वाइज सब्जेक्ट वहां पे अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड टूल्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और भी जितने सब्जेक्ट आप देखेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पार्ट है उसी को हम डील कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा सिविल इंजीनियरिंग, सेफ्टी टूल्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये डेडिकेटेड बैच है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। जैसा कि आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर हम पढ़ तो रहे लेकिन नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं है। आप सीधे बैच में जाएंगे, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप जब बैच को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसको आप प्रिंट आउट करके आसानी से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने इस सब्जेक्ट हीट ट्रीटमेंट की। देखिएगा हम लोग बात करने चल रहे हैं हीट ट्रीटमेंट। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उष्मा उपचार। उष्मा उपचार। पहले तो समझिए उपचार किसका करते हैं, ट्रीटमेंट किसका करते हैं? जिसमें कहीं कोई कमी हो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या जिसमें कोई और प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब ट्रीटमेंट यहाँ हम अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें, सर पार्ट कौन सा होगा? ये पार्ट 4 होगा माय डियर। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो पार्ट 4 में आपका हीट ट्रीटमेंट चल रहा है। पार्ट 4 में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो पार्ट 4 का ये हीट ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए पार्ट 4 हमारा है। देखिए सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट किसका करते हैं? जो हमारे पास मटेरियल होते हैं, मेटल होते हैं, है ना, मेटल्स की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए, मेटल की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। समझाते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है। मेटल के गुण या प्रॉपर्टीज को पढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, उष्मा उपचार किया जाता है। अभी तो ये नहीं समझ में आया होगा कि ये क्या है, अभी आपको शुरुआत किया है मैंने, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। अब देखिएगा जैसे सपोज करिए कि कोई प्योर मेटल है, कोई प्योर मेटल है, इसको हम कह सकते हैं शुद्ध धातु या पदार्थ। शुद्ध धातु या पदार्थ। इस शुद्ध धातु या पदार्थ की कुछ भी अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी, जैसे इसकी सामर्थ्य कुछ होगी, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, टेंसिलिटी, लेटर्स की साइज को बोर्ड के, अच्छा रॉड कर
हाँ बड़ा कर लीजिए, ओके ओके ओके। इंग्लिश में भी लिखो सर, ओके हाँ इंग्लिश में भी चलेंगे, इंग्लिश में भी चलेंगे। जैसे प्योर मेटल आपका है, शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी कॉमा स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गया, कॉमा मैलेबिलिटी हो गया, मैलेबिलिटी हो गया, तमाम और भी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर हमें इंक्रीज करना है ना, इन सारी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, देन हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टू मेथड हमारे पास होंगे फॉर इंक्रीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब कौन कौन से टू मेथड होते हैं इसके लिए आपको हम बता रहे हैं। जैसे सपोज करिए अगर कोई प्योर मेटल है, उस प्योर मेटल में अगर हम कोई भी अनदर मेटल मिलाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एलॉय, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एलॉय। अब अगर किसी भी प्योर मेटल में हम कोई भी अनदर मेटल मिलाने से वो एलॉय बन रहा है, और अगर उस एलॉय की स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, कंप्रेसिव, टेंसाइल, टॉर्सनल, स्टिफनेस, हार्डनेस, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर इंक्रीज होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर इंक्रीज होती है तो हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एलॉय हो ही ना, कोई अनदर मेटल हो ही ना, और बिना किसी अनदर मेटल को मिलाए हम इस बेस मेटल की स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, हार्डनेस, मैलेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आया, हीट ट्रीटमेंट। विदाउट एलॉइंग, विदाउट एलॉइंग ऑफ बेस मेटल increase properties of metal is called heat treatment। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, किसी भी मटेरियल में बिना किसी, सर हिंदी में भी लिखिए, अब दोनों लैंग्वेज हमारी कंबाइन चलती रहेगी, दोनों लैंग्वेज कंबाइन चलती रहेगी। बोर्ड में लिखा हुआ उष्मा चालक कट रहा है, बोर्ड एडजस्ट करें सर। बोर्ड में लिखा हुआ उष्मा चालक कट रहा है, बोर्ड को एडजस्ट करें। ऐसा चलिए, चलिए उतना ऊपर नहीं लिखेंगे, उतना ऊपर नहीं लिखेंगे, यहीं से हम लोग बात करते हैं। देखिए दोनों मीडियम चलेगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। किसी भी मटेरियल में अगर उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना था तो हमारे पास दो मेथड थे, या तो उसमें हम किसी अनदर मेटल को मिला दें, जैसे आयरन में अगर हम कार्बन को मिला दें तो आयरन की स्ट्रेंथ और आयरन की हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। अगर आयरन में हम अनदर और मेटल इस तरीके से मिलाकर उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका होता है एलॉइंग करके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाना। अगर हमारे पास एलॉय अवेलेबल ना हो, जो हमारे पास वर्कपीस है, विदाउट एलॉइंग के उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तब हम क्या करते हैं, किसी भी वर्कपीस को हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, जो टर्म्स आ रहे हैं उनको हिंदी में ही बताएंगे। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, किसी भी मटेरियल को हम
रिक्रिस्ट, अभी सारे टर्म्स आपको एक एक चीजें समझाएंगे। आप देखो जल्दबाजी नहीं करेंगे, अगर आप क्लास में जुड़े हुए हैं तो आपको पूरी क्लास आपको ज्वाइन करके जाना है, तब आपको सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ हम कोरिलेट करके बता सकेंगे। अगर किसी वर्कपीस को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर गर्म करके डिफरेंट कूलिंग मीडियम का यूज करें, डिफरेंट कूलिंग मीडियम का यूज करें, तो उस समय उस वर्कपीस में अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्राप्त होगी। ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रोसेस को हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हीट ट्रीटमेंट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, अगर एक इंट्रोडक्शन की बात करें, तो हम हीट ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं? मेटल का कर रहे हैं, और मेटल का भी हम किसका करते हैं? जनरली फेरस मेटल का करते हैं। नॉन फेरस मेटल को हम हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो ये मेटल्स कहाँ से हमें मिलते हैं? राकेश चोपड़ा जी कह रहे हैं नहीं, तो देखा जाता है कि टर्म्स अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं, बाकी भाषा तो हिंदी ही है, हिंदी अंग्रेजी मिक्स हो रही है, हमारा समझना क्षमता कम हो रही है। देखिए, अभी ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी। प्योर मेटल मीन्स ये आपका है शुद्ध धातु प्लस अन्य धातु को मिलाने पर क्या मिलता है? एलॉय मिलता है। अब इस एलॉय की जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, प्योर मेटल से बेटर होती है, इसीलिए तो हम एलॉइंग करते हैं। और यहाँ पर विदाउट एलॉइंग, बिना एलॉइंग किए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं, यांत्रिक गुण को बढ़ाते हैं, अब आइए बात करते हैं। देखिए, एक इंट्रोडक्शन पहले दे देते हैं आपको। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल। सर रियली हिंदी ही समझ में आती है सर, कोई नहीं, टर्म्स इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, अब दोनों के अकॉर्डिंग हम लोगों को बैच को लेकर चलना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, तो जैसे हमारे पास अर्थ से रॉ मटेरियल जो निकलता है, रॉ मटेरियल, इसको हम कहते हैं कच्चा पदार्थ। जो हमारे पास अर्थ से रॉ मटेरियल निकलता है, इस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं? दो मेथड हमारे पास होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कास्टिंग प्रोसेस। थोड़ा सा सुनेंगे थोड़ी देर आप लोग केयरफुली, मैंने कहा कि अभी आप लोग केवल कंटेंट पे ध्यान रखेंगे। एलॉय मतलब मिश्र धातु, सही बात है। कास्टिंग प्रोसेस इसको कहते हैं ढलाई प्रक्रम। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी, इसमें क्या करते हैं? जो हमारे पास रॉ मटेरियल से हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उस पाउडर फॉर्म को कैविटी जिस शेप का बनाना है उस शेप में उसको प्रेस करके हम वर्कपीस को प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन पाउडर मेटलर्जी कुछ लिमिटेड वर्कपीस के लिए ही उपयोग किया जाता है। बाकी सारे वर्कपीस बनाने के लिए, जो आपने कहा, सारे वर्कपीस को बनाने के लिए हम कास्टिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। और कास्टिंग प्रोसेस से पहले जो हमारे पास आयरन ओर मिलता है, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। जो हमारे पास आयरन ओर मिलता है, इस आयरन ओर को हम ले जाते हैं किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में। और इस ब्लास्ट फर्नेस से हमें क्या मिलता है? ब्लास्ट फर्नेस से हमें मिलता है पिग आयरन। पिग आयरन इसको ऐसे भी हिंदी में कहते हैं।
ब्लास्ट फर्नेस से हम प्रोड्यूस करते हैं पिग आयरन। रॉ मटेरियल से ब्लास्ट फर्नेस में ले गए, पिग आयरन प्रोड्यूस किया, और इस पिग आयरन में कार्बन के परसेंटेज को मिलाकर हम अचीव करते हैं, देखिए हम अचीव करते हैं स्टील एंड कास्ट आयरन। इसको बोलते हैं ढलवा लोहा। देखिए यहां पर हमने एलॉइंग कर लिया। जब इस पिग आयरन में हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ कार्बन को हमने क्या किया, ऐड किया। अगर हम प्योर आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड किए तो वहां से अलग अलग परसेंटेज पे हमें या तो स्टील मिलेगी या तो कास्ट आयरन मिलेगा। और स्टील के लिए हमारे पास जैसे बेसेमर फर्नेस हो गई है ना, पिट फर्नेस हो गई, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस आपकी स्टील के लिए यूज की जाएंगी। रॉट आयरन भी होता है। और यहाँ पर क्यूपोला फर्नेस अगर लिख दें तो यहाँ पे यूज की जाएगी क्यूपोला फर्नेस। इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्यूपोला लिखते हैं, क्यूपोला भट्ठी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पिट फर्नेस, इसको पिट भट्ठी भी कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो बेसेमर फर्नेस, बेसेमर भट्ठी, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस, इन सभी का उपयोग करके हम स्टील बनाते हैं। और कास्ट आयरन हम लोग क्यूपोला फर्नेस से बनाते हैं। लेकिन अब पहचानने वाली बात यह है कि कास्ट आयरन और स्टील है क्या। हाँ बिल्कुल सही बात है, कास्ट आयरन और स्टील है क्या, ये समझिएगा। अभी हम मटेरियल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट में लेके चल रहे हैं। यदि इफ 2% और लेस कार्बन ऐड इन आयरन, यदि किसी आयरन में 2% या उससे कम कार्बन को हम ऐड करेंगे तो इस तरीके के प्राप्त मटेरियल को हम क्या कहेंगे, स्टील कहेंगे। स्टील में 2% या उससे कम कार्बन अगर हम ऐड करेंगे तो इसी को हम आयरन में 2% या उससे कम कार्बन को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टील कहलाएगा। लेकिन अगर हम 2% से 6.67% तक कार्बन हम ऐड करेंगे इन आयरन तो ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कास्ट आयरन। अब यहां पे आपने देखा कि किसी भी प्योर आयरन में अगर हम कार्बन को ऐड कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से ये एलॉय ऑफ आयरन कहलाया। और इस एलॉय ऑफ आयरन में हमने 6.67% से 2% तक कार्बन को रखा तो ये क्या बना, कास्ट आयरन बना। और अगर 2% से कम कार्बन को रखेंगे तो ये हमारा बनेगा स्टील। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपके घरों में खिड़कियों में जो लोहे के एंगल लगे होते हैं, दरवाजे बने होते हैं, रेलवे की पटरी होती है, क्या वो स्टील की होती है? तो बहुत सारे लोग बिना समझे कह देते हैं कि वो लोहे की होती है। वो लोहे की नहीं होती है। अगर उसमें 2% से कम कार्बन है तो आपकी जनरली क्या होती है, स्टील की होती है। वो सारे आपके खिड़कियों के एंगल यूज किए जाते हैं जो सरिया रेनफोर्समेंट होते हैं, और दरवाजे होते हैं मेटल के, वो रेलवे की पटरी होती है, वो सब क्या होते हैं, स्टील के होते हैं। तो आयरन प्योर आप डायरेक्ट यूज कर ही नहीं सकते हैं। प्योर आयरन 4.47% इन कास्ट आयरन, आप 4.4% आप कार्बन इन कास्ट आयरन कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो कास्ट आयरन की अलग अलग फैमिली होगी, डक्टाइल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, रॉट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन। वो अभी हम मटेरियल साइंस में चलेंगे तो एक एक फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टील में भी आपको बताएंगे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, रिम्ड स्टील, किल्ड स्टील, सेमी किल्ड स्टील, ये सारी हमारी चलेंगी। लेकिन अभी हम मटेरियल साइंस की बात नहीं कर रहे, अभी हम हीट ट्रीटमेंट की बात करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे हमने बना लिया स्टील और एक यहाँ बना लिया हमने कास्ट आयरन। इनको हमने क्यों बताया? इनको हमने इसलिए बताया कि स्टील मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा ये मजबूत होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल में। मतलब जैसे अगर ये स्टील का बना हो, इसको हम ऐसे पकड़ के खींचना शुरू कर दें
तो ये बहुत हाई स्ट्रेंथ के बाद ही ये ब्रेक डाउन होगा। लेकिन अगर यही सेम प्रॉपर्टी सेम साइज का अगर कास्ट आयरन का बना हो और इसमें हम उतना ही टेंसाइल फोर्स लगाते तो ये पहले ही ब्रेक कर जाता। इससे हमें ये पता चलता है कि कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनाव सामर्थ्य ज्यादा होती है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर स्टील को हम ऐसे प्रेस करना शुरू कर दे, सेम साइज ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाएं और कास्ट आयरन पे भी सेम साइज पे हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो कास्ट आयरन जल्दी नहीं फेल होगा, स्टील वाला जल्दी फेल हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसका मतलब यहां से हमें यह पता चला कि स्टील आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और कास्ट आयरन आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बात कहां से कोरिलेट कर रहे हैं ये समझिएगा, समझने वाली बात ये है। स्टील आपका क्या होता है, स्टील में टेंसाइल स्ट्रेंथ या हम कह सकते हैं तनाव सामर्थ्य, तनाव सामर्थ्य आपकी क्या होगी, अधिक होगी, मोर होगी। और अगर कास्ट आयरन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं, इन कास्ट आयरन आपकी क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या इसको हम कह सकते हैं संपीड़न सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य आपकी क्या होगी, मोर होगी, मोर होगी। अब यहां से आप समझिए कि अगर हमारे पास स्टील का ऑब्जेक्ट है, एक हमने एग्जांपल ले लिया ब्लॉक स्टील का, और हमारे पास स्टील ही अवेलेबल था, स्टील ही अवेलेबल था। अब सपोज करिए कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, सपोज करिए अगर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मान लीजिए 100 किलो पास्कल है ना, 100 किलो पास्कल है, और आप सपोज करिए इसकी सामर्थ्य है और हमें रिक्वायरमेंट है 120 किलो पास्कल स्ट्रेंथ की। तो क्या हम या तो स्टील को हटाकर कास्ट आयरन का उपयोग करें, एक तो ये हो सकता था। दूसरा, अगर हमारे पास स्टील ही अवेलेबल है, अब इस बने हुए सॉलिड स्टील में, इस बने हुए सॉलिड स्टील में, स्टील ब्लॉक में हम कोई भी चीज ऐड भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड है। अब नहीं ऐड करने के बाद हमें जरूरत थी 120 किलो पास्कल की, तो उस समय हम क्या करेंगे, देखिए 120 किलो पास्कल की जरूरत थी, तो उस समय बिना किसी मटेरियल को ऐड किए इस वर्कपीस को ले आएंगे फर्नेस में, और फर्नेस में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट कूलिंग मीडियम यूज करेंगे। यूज करने के बाद जो न्यू ब्लॉक बनेगा, न्यू ब्लॉक मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टीज या इसकी स्ट्रेंथ 120 या इससे ऊपर हो चुकी होगी। यही समझाने का हमारा तात्पर्य था इतनी देर से कि हीट ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपके पास हाई स्ट्रेंथ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी लेकिन आपके पास लो स्ट्रेंथ मटेरियल था, तो आप बिना मटेरियल को चेंज किए, बिना मटेरियल में कोई चीज ऐड किए, आप उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई? सिंह जी कह रहे हैं कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करके भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं केस हार्डनिंग में करते हैं, लेकिन अभी पहले बेस तो समझिए। जैसे कि अभी हम आपको हम जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब छोटी ट्रेन में लेके चलना चाह रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और आप अभी से अगर आप वंदे भारत में अपने आप को बैठाना चाह रहे हैं तो आपकी बॉडी कैसे एडजस्ट होगी उस हिसाब से। चलिए, केस हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, ये सारे प्रोसेस आपको बताएंगे। ये ट्रीटमेंट के सारे प्रोसेस लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर सभी को समझ में आ गया हो कि हीट ट्रीटमेंट क्या है विदाउट किसी एलॉइंग किए,
वर्कपीस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करना हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। क्लियर है? आर्टिस्ट मलखान जी कह रहे हैं क्लियर है। ओके, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं एक्सीलेंट, थैंक यू। दिलजीत जी कह रहे हैं व्हाट इज बेनिफिट ऑफ प्योर आयरन। प्योर आयरन आपका बेनिफिट क्या है? प्योर आयरन इज अ रिसोर्स ऑफ, मतलब रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट प्योर आयरन को यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? डायरेक्ट हम प्योर आयरन को यूज नहीं कर सकते। अब हीट ट्रीटमेंट हमने क्या लिखा, देखिए हीट ट्रीटमेंट हमने लिखा, फिर से एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? देखें, किसी वस्तु को, है ना, टू इंक्रीज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टू इंक्रीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्कपीस, टू इंक्रीज, हाँ रिपीट ही करने चल रहे हैं, टू इंक्रीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्कपीस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए वर्कपीस इज हीटेड बिलो और एबव recrystallization temperature then cool in different medium is called heat treatment, is called हीट ट्रीटमेंट। देखिएगा, वस्तु को रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है पुनः क्रिस्टलीकरण, वस्तु को पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान पर गर्म करके अलग अलग कूलिंग माध्यम उपयोग करके भिन्न भिन्न यांत्रिक गुण प्राप्त करने के प्रक्रम को ऊष्मा उपचार कहते हैं। अब एक टर्म यहाँ पे आ गया, ऊष्मा उपचार कहते हैं। एक टर्म यहाँ पे आ गया रिक्रिस्टलाइजेशन, एक टर्म यहाँ पे आ गया रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। डिफरेंट कूलिंग मीडियम ही आपको बताएंगे और रिक्रिस्टलाइजेशन लोअर या अपर सारी चीजें आपको बताएंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है देखिएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान। अब इसको समझने के लिए जैसे सपोज करिए कि एक ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, इस वर्कपीस को अगर आप इस तरीके से हीट सप्लाई करना शुरू करोगे, इस तरीके से आप इसको हीटअप करेंगे तो धीरे धीरे
एक कह रहे हैं सिंह जी सर हीट ट्रीटमेंट में अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमने तो पढ़ा है क्या? हमने तो पढ़ा है कि आपने नहीं पढ़ा, ये बता दीजिएगा। देखिए अब इस वर्कपीस को हमने हीट किया। हीट करने के पहले अगर इसके क्रिस्टल के बारे में बात करते, क्रिस्टल कुछ इसके इस तरीके से रहे होंगे, आपस में बॉन्ड बनाए रहे होंगे, आपस में इस तरीके से बॉन्ड बनाए रहे होंगे। देन इसके बाद जैसे ही, अच्छा ये पूरा आप इसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हो सकता है कोई BCC फॉर्म में होगा, कोई FCC फॉर्म में होगा। अभी ये बात बोल देने से आप नहीं समझ पाओगे कि BCC क्या है, FCC क्या है, HCP क्या है। ये हर मटेरियल की अपनी अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें मटेरियल साइंस में आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। लेकिन अगर इसको हमने हीट करना शुरू किया तो जब यहाँ पे टेम्परेचर जाएगा तो सबसे पहले इनके एटम्स आपस में क्या होंगे, एक लिमिट टेम्परेचर के बाद इनके एटम्स के जो ग्रेन्स हैं इनके साइज का ग्रो होना स्टार्ट होगा, इनके ग्रेन्स का ग्रो होना स्टार्ट होगा। उस टेम्परेचर को हम ग्रेन ग्रोथ कहेंगे। और अगर माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो देखिएगा ये एटम इसके साथ में बंधे हुए हैं, लेकिन अगर इसको हम बाहर निकाल लें तो इनमें इस तरीके से लैटिस वाइब्रेशन हो रहा होगा। और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये जो लैटिस वाइब्रेशन है और तेज होने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना ज्यादा तेजी से आपस में टक्कर करने लगेंगे जो कि हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। इतना ज्यादा तेज इनके अंदर टक्कर होगी या कोलाइजन होगा कि अगर ये स्ट्रांग है और ये वीक है तो ये वाला इसको या तो यहां से डैमेज कर सकता है या तो यहां से डैमेज कर सकता है, या हो सकता है ये पूरा का पूरा एटम इसको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरीके से ये सब टकराव के बाद क्या बनाएंगे, एक न्यू क्रिस्टल या न्यू ग्रेन बनाएंगे, न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होगा। इस न्यू ग्रेन फॉर्मेशन को हम कह सकते हैं रिक्रिस्टलीकरण या नया क्रिस्टल कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझाने की क्या जरूरत थी कि जब किसी वर्कपीस को हम हीट करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद उस वर्कपीस के ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। उस टेम्परेचर को लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे ग्रेन्स एक साथ टकराकर न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर के बाद कुछ ग्रेन्स नए ग्रेन्स में बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप कहीं पे आप एक एग्जांपल ले लो, गेहूं की खेत की बात करो। अगर गेहूं में फली लगना शुरू होती तो सारे फली एक साथ नहीं लग जाते हैं, शुरुआत होती कहीं 2-4 से। तो सेम वैसा ही होता है, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे इसके न्यू क्रिस्टल बनने शुरू होते हैं उस टेम्परेचर को लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। अब इसका मतलब और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो और ज्यादा लैटिस वाइब्रेशन होगा और पुराने ग्रेन्स नए ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे। धीरे धीरे बढ़ाते टेम्परेचर बढ़ाते इसके सारे ओल्ड ग्रेन्स, BCC बॉडी सेंटर क्यूब बता देंगे सारी चीजें, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। सारे ओल्ड ग्रेन्स कन्वर्ट हो चुके होंगे न्यू ग्रेन्स में और पूरा का पूरा नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। हो सकता है पहले ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहा हो BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड ट्यूब, और रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हो सकता है ये कन्वर्ट हो जाए FCC, इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड ट्यूब। सारी चीजें आपको बताएंगे मटेरियल साइंस में बेहतरीन तरीके से। BCC क्या होता है, FCC क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड क्या होता है, सिंपल क्यूब सेंटर क्या होता है। बस आप अभी केवल ये समझो कि ओल्ड ग्रेन्स अगर न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे तो उसी को हम रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और जिस न्यूनतम टेम्परेचर पे कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे उस न्यूनतम टेम्परेचर को लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, और जिस अपर टेम्परेचर पे सारे ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे, अभी मेल्टिंग नहीं हुई है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, है ना, द टेम्परेचर एट विच
old grains convert into new grains is called recrystallization। अच्छा, टेम्परेचर की बात करें तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब यहाँ पे दो टाइप के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हुआ। फर्स्ट क्या हुआ, लोअर अब देखो, अब आप हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करेंगे, हम दोनों में लेके चलेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। हम बात करें लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो न्यूनतम टेम्परेचर जहां पर कोई भी एक मॉलिक्यूल स्टार्ट हो गया न्यू ग्रेन्स में बदलना, उसी को कहेंगे लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और स्टील के लिए ये जनरली 723 डिग्री होता है। अभी ये सारी चीजें बताएंगे, 0.3 to 0.4 या 0.6 तक होता है ना। तो ये क्या हो गया, लोवेस्ट टेम्परेचर at which recrystallization start। न्यूनतम तापमान जहां पर रिक्रिस्टलाइजेशन या पुनः क्रिस्टलीकरण शुरू होता है। बार बार कहें कि रिक्रिस्टलाइजेशन आपको दिमाग में रख लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा हीट ट्रीटमेंट रिक्रिस्टलाइजेशन पर ही चल रहा है। पूरा का पूरा हीट ट्रीटमेंट रिक्रिस्टलाइजेशन पे ही चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, समझिए ये क्या होता है। अब मान लीजिए ये ओल्ड ग्रेन्स, सारे के सारे ओल्ड ग्रेन्स, अगर एक भी ओल्ड ग्रेन्स बचा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मान लो 723 डिग्री पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 723 डिग्री पे अगर ये स्टार्ट हो गया LCT लोअर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो ऐसा तो है नहीं कि 723 के जस्ट पास में ही पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बढ़ाते जाएंगे, सारे के सारे ओल्ड ग्रेन्स अगर न्यू ग्रेन्स में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो गए, हो सकता है वो 1150 डिग्री आ जाए, हो सकता है वो 1160 डिग्री आ जाए, 1161 66 आ जाए। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे सारे ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे, उसे कहेंगे नीसू सोनी जी कह रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ये तो यही तो बताया मैंने, चलिए खैर फिर से बता देते हैं। प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी, हिंदी में भी लेके चल रहे हैं। जैसे देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक आपको 1 मिनट आप लोग समय देंगे, 1 मिनट आप समय देंगे। जैसे सपोज करिए एक ब्लॉक हमारे पास, एक ब्लॉक हमारे, अब इस पे अगर हम एटम को ऐसा एज्यूम करें कि ओनली इसमें ऐसा सही से बना दें, एक ब्लॉक हम लोग ले लें और इस ब्लॉक में हम ऐसा एज्यूम करें कि जो एटम है वो केवल कॉर्नर पे ही बैठे हुए, ये जो एटम है ये कॉर्नर पे ही बैठे हुए हैं। इस तरीके से अगर इसको हम सैडल लाइन से दिखाना चाहें तो केवल कॉर्नर पे ही एटम बैठे हुए हैं।
इसको अगर 2D में हम कन्वर्ट करना चाहें, 2 डायमेंशनल, समय थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट क्लास है, आपको समय देना पड़ेगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मान लीजिए इसके अंदर कोई एटम है, एक एटम इस तरीके से बैठा हुआ है जिसका 1/8 पार्ट इसमें है, दूसरा एटम इसके साथ में इस तरीके से बैठा हुआ है, तीसरा एटम इस तरीके से, चौथा एटम इस तरीके से। इसमें बॉडी में कोई भी एटम नहीं है, बॉडी में कोई भी एटम नहीं है। इस तरीके के अरेंजमेंट को कहते हैं SCC, सिंपल क्यूब सेंटर। सेकंड अरेंजमेंट आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, बस थोड़ा सा आप समय देंगे तब आप समझ पाएंगे। देखिए ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि एक एटम इसके बॉडी में रहे, बॉडी में रहे, एक एटम इसके बॉडी में रहे, और बाकी कॉर्नर पे जिस तरीके से पहले एटम बैठे थे इसको टच करते हुए ऐसा रहे। अब यहाँ पे ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, इस तरीके से एटम अरेंजमेंट रहे। इसमें कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी एक एटम रहे। इस तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट को हम कहते हैं BCC। BCC का पूरा नाम होता मैं देंगे तक लेक्चर को ज्वाइन करेंगे। के लिए बुक अगर सजेस्ट करना हो तो बेहतरीन बुक आपको हम सजेस्ट कर देंगे, है ना। आर्यन पब्लिकेशन के.पी. लाल सर की आप ले सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका BCC। अब जो एटम्स, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास ये कोई रॉड बनी है, ये कोई रॉड बनी है। अब इस रॉड में या CC के सारे एटम्स होंगे, हर जगह SCC होगा, या तो सारे के सारे एटम्स का अरेंजमेंट BCC का होगा। तो केवल 2 चीज बताई, हेक्सागोनल पैक्ड भी बताना रह गया था। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पूरा का पूरा SCC स्ट्रक्चर में हो, जैसे मान लो एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, जूम करके आपको बता रहे हैं डियर, जूम करके बता रहे हैं। अब इसमें, अब जब तक आपको क्रिस्टलीकरण नहीं पता होगा तब तक आप कैसे हीट ट्रीटमेंट कर पाओगे। इसमें एटम का जो अरेंजमेंट था वो कुछ ऐसा था, ऐसा था। लेकिन जैसे इसको हमने गर्म किया, जैसे इसको हम, इसके हो सकता है कि एटम कहाँ पे आ जाएं, बॉडी में आ जाएं। तो इस तरीके से ये क्या कर दे, अपने BCC स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दे FCC स्ट्रक्चर में, BCC स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दे FCC स्ट्रक्चर में। इस नए स्ट्रक्चर को वॉल्यूम भी डिस्टर्ब होगा। आप अभी इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, वॉल्यूम भी डिस्टर्ब होगा। जब कोई भी एटम्स का डिस्टर्बेंस होगा तो वॉल्यूम तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, वॉल्यूम भी डिस्टर्ब होगा, तभी तो स्ट्रेंथ पे भी प्रभाव पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए अब यहां पे देखिए, अब इसी को, ये जो BCC है यही अगर FCC में कन्वर्ट हो जाए या SCC में कन्वर्ट हो जाए, नया क्रिस्टल बन जाए, इसी को कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इसी को कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिएगा अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या था, ओल्ड ग्रेन्स एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर all old grain convert into new grains। इसमें हिंदी में लिख सकते हैं कि सभी पुराने
कण, न्यू नए, कण कह सकते हैं, कण तो खैर नहीं हो जाएगा, में परिवर्तित हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन रखते कितना है, किसी भी वर्कपीस के लिए या किसी भी मेटल के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन रखते कितना है, रिक्रिस्टलाइजेशन कितना रखते हैं ये समझिएगा। अभी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कमेंट करके बता देंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन रखते कितना है, तो देखिएगा, वैल्यू ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन कितना रखते हैं। अब जैसे मान लो ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके बाद भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतना ज्यादा लैटिस वाइब्रेशन होगा कि एक ग्रेन दूसरे ग्रेन का साथ छोड़कर बाहर जाना शुरू कर देगा, उनके बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने लगेगी, और वीक होने पर सर पीडीएफ रिटर्न में मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, उनके बॉन्ड वीक होकर बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से जब बॉन्ड बाहर निकलने लगे तो उसी को हम मेल्टिंग कहते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर वर्कपीस मेल्ट होना स्टार्ट हो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, अगर इसको हम बात करें आरसी, आरसी जो होता है वो होता है 0.4 TM टू 0.6 TM, या कहीं कहीं आपको दिखाया जाएगा 0.3 TM, कुछ राइटर्स का अलग अलग मानना होता है, टू 0.4 TM। अब ये TM क्या होता है, TM का मतलब होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर जहां पर ये धातु क्या हो जाए, धातु पिघलना स्टार्ट हो जाए, धातु पिघलना स्टार्ट हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। सपोज करिए, अगर मान लो एक एग्जांपल ले लें, स्टील मेल्टिंग टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर निकालना चाहें, 1600 डिग्री इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगा 0.4 TM। इसका मतलब 0.4 इंटू मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है 1600 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 640 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन 0.6 TM, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 1600, ये मतलब 960 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस तरीके से आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को निकाल सकते हैं अगर आपको उसका मेल्टिंग टेम्परेचर पता हो तो, मेल्टिंग टेम्परेचर पता हो तो। ये डिग्री सेंटीग्रेड में आपको हमने बताया, अभी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बताया। चलिए, ये तो था आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जिसमें आपको मैंने एक केवल बताई डिफिनेशन मैंने बताई हीट ट्रीटमेंट की किसी भी वर्कपीस के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए वर्कपीस को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर या नीचे गर्म करने पर, ऊपर या नीचे गर्म करने पर, गर्म करके अलग अलग कूलिंग मीडियम में ठंडा करने पर, हो सकता है कभी पानी में ठंडा कर दिया जाए, डुबो दिया जाए, ऑयल में डुबो दिया जाए, या रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर दिया जाए, या तो हम कह दें कि उसको जो है फर्नेस के अंदर ही स्लो कूलिंग करें। तो डिफरेंट कूलिंग मीडियम यूज करके अलग अलग प्रॉपर्टीज हम इजराइल खान करे सर एक बार क्लियर कर दो, क्या क्लियर कर दे इजराइल जी। अभी केवल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, बस एक छोटी सी डिफिनेशन इतनी देर तक चल रही थी, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट के प्रकार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं 1350 से 1530 होता है स्टील का। स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सारी चीजें दिलदीप भी कहे गर्म करके पानी में डुबोने से क्या होता है, गर्म करके पानी में डुबोने से क्विंचिंग कूलिंग होगी, और क्विंचिंग कूलिंग होने से
वर्कपीस की सरफेस हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। सरफेस हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम क्विंचिंग कूलिंग करते हैं, है ना। इजराइल खान कर है लास्ट वाला टॉपिक। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपको मैंने बताया क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर का 0.4 या 0.6 टाइम होता है, और ऐसा टेम्परेचर जहां पर वर्कपीस के ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो। दिखाई नहीं देगा, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तभी आपको ये दिखाई देगा। बिल्कुल नीसू चौधरी जी, वॉल्यूम इफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप देखोगे सिंपल क्यूब सेंटर में तो इसकी जो वॉल्यूम मतलब जो क्या बोलते हैं वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स से ज़्यादा होते हैं। इसका 52% आपका क्या होता है डेंसिटी होती है, बाकी 48% आपके वॉइड्स होते हैं, और 68% आपका बीसीसी में, उसी तरह 74% आपका एफसीसी में होता है। तो अलग अलग एफसीसी और एससीपी सबका अलग अलग होता है। तो आप अभी इस पे ना जाइए, मटेरियल साइंस में पूरा हम लोग अच्छे से करें। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन हीट ट्रीटमेंट। टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार के प्रकार, उपचार के देखिए सारी चीजें डिस्कस करने चल रहे हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं हीट ट्रीटमेंट। फर्स्ट क्या होता है, एनीलिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनीलिंग। इसको हिंदी में कहते हैं अनिलीकरण, अनिलीकरण। सेकंड आपका होता है नॉर्मलाइजिंग, है ना, इसको नॉर्मलीकरण भी कहते हैं, नॉर्मलीकरण। थर्ड आपका होता है जो क्विंचिंग कूलिंग कहते हैं। क्विंचिंग कूलिंग मतलब बहुत फास्ट कूलिंग करेंगे। सर थोड़ा स्लो चलो, ओके। थर्ड आपका होता है क्विंचिंग कूलिंग, है ना। इसको क्विंचिंग कूलिंग या फास्ट कूलिंग भी कहते हैं, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग भी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है टेम्परिंग, टेम्परिंग। और इसके बाद देखिए अभी आपको सब कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे। टेम्परिंग भी दो तरीके से करते हैं, टेम्परिंग भी दो तरीके से करते हैं, सारा टाइप आपको बताने चल रहे हैं। एक आपका होता है फास्ट टेम्परिंग, फास्ट टेम्परिंग प्रोसेस, और एक आपका होता है मार टेम्परिंग प्रोसेस, मार टेम्परिंग। अब समझिएगा, हम शुरू करने चल रहे हैं हीट ट्रीटमेंट के क्लासिफिकेशन को वन बाय वन, शानदार तरीके से। बस आप जुड़े रहे। मृदुलीकरण, हाँ कह सकते हैं मृदुलीकरण। नीसू चौधरी जी कह रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हो सर, ऐसे चलते रहो। ओके थैंक यू। चलिए अब देखिएगा, अब आपको बता रहे हैं, जैसे सपोज करिए हम एक एक्सिस में, एक एक्सिस में हमने ले लिया टेम्परेचर। क्या ये ग्रीन कलर आप लोगों को विजिबल है? एक एक्सिस में हमने ले लिया टाइम, इधर हमारा हो गया टेम्परेचर, और इधर हमारा हो गया टाइम। क्या ग्रीन कलर आप सभी लोगों को विजिबल है? आई थिंक विजिबल है। टेम्परेचर और टाइम। अब मान लीजिए हम एक ही डायग्राम पे, जैसे सपोज करिए इसी वर्कपीस को हमने क्या किया, अब जनरली 0 डिग्री टेम्परेचर मान लेते हैं, वैसे रूम टेम्परेचर होता है, मान लेते हैं 0 डिग्री पे। वैसे सपोज करें हमने इस वर्कपीस को गर्म किया। अब ये जो गर्म किया, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर था, इसको हम मान लेते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब सपोज करिए हमारे पास वर्कपीस एक ये था, एक वर्कपीस ये था, इस वर्कपीस को हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग होल्ड करते हैं।
गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा ना करके थोड़ी देर फर्नेस में ही होल्ड करते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि सारा का सारा रिक्रिस्टलाइजेशन इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसको गर्म करके करते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस में। अब गर्म करने के बाद हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर, ध्यान दीजिएगा। ये जो है देखिएगा, ये जो हम वर्कपीस को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते समय देखिएगा इतना समय लग रहा है और इतनी देर हमने इसको क्या किया, होल्ड कर दिया। इतनी देर हमने इसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। चलिए होल्ड करने के बाद, अब होल्ड करने के बाद पुनः मान के चलिए कि ये रूम टेम्परेचर है, ये क्या है, रूम टेम्परेचर है। अब इस रूम टेम्परेचर में लाने के लिए किसी भी वर्कपीस को, मान लो हमने इसको रिक्रिस्टलाइजेशन तक गर्म किया, गर्म करने में इतना समय लगा, उस टेम्परेचर पे हमने इसको होल्ड कर दिया। अभी हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। हमने क्या किया, गर्म किया, थोड़ी देर के लिए हमने होल्ड किया, ये हमारा क्या हो गया, होल्ड हो गया। होल्ड करने के बाद अगर इसको हम सपोज करो, मान लीजिए कि एक हमने 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया। गर्म करने के बाद स्टेप फर्स्ट हमने क्या किया, एवरी आवर में 50 डिग्री रिड्यूस किया टेम्परेचर। हमने क्या किया, 50 डिग्री प्रति घंटे की रफ्तार से हमने इसको डाउन किया। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस में 1400 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो नेक्स्ट क्या होगा, 1450 होगा। उसके 1 घंटे बाद कितना होगा, सॉरी 1350 होगा। उसके 1 घंटे बाद 1300 होगा, उसके 1 घंटे बाद 1250 होगा। तो ऐसे फर्नेस में टेम्परेचर को सेट करके हर 1 घंटे में 1-1 डिग्री को हम आयरन कार्बन डायग्राम को एक्सप्लेन करो, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, आप बिल्कुल सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे। कहाँ पे आपका कास्ट आयरन होगा, कहाँ पे आपका स्टील होगा, कहाँ पे आपका स्टील में भी आपके 2 तरीके के होंगे, हाइपो स्टील और हाइपर स्टील। कास्ट आयरन में भी 2 तरीके, सब चीजें चलेंगी। अब यहाँ पे हर 1 घंटे में 50 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, तो 1400 डिग्री को डाउन 28 आवर लग जाएंगे। 28 घंटे मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब इस बहुत ज़्यादा समय में रूम टेम्परेचर पर इसको लाया गया, और ये रूम टेम्परेचर पर आने में इतना समय ले रहा है। देखिए कितना समय ले रहा है, इतना समय ले रहा है। इस तरह से उस पीस के अंदर, जब फर्नेस के अंदर ही कोई वर्क पीस कूल्ड होता है, बहुत धीरे धीरे कूल्ड होता है। आप फंडा भी क्लियर कर देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सबके लिए हम अवेलेबल हैं, आप परेशान नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा जब समय ले लेगा तो उसके ग्रेन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करके सॉफ्ट और डक्टाइल नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर किसी वर्कपीस की हार्डनेस, मान लीजिए इस वर्कपीस की हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, हमें बिना कोई कार्बन को निकाले, बिना कोई इससे मटेरियल को रिमूव किए इसकी हार्डनेस को कम करना है, तो हम उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे और उसके बाद फर्नेस में बहुत स्लो कूल करेंगे। इसको हम कहेंगे वेरी स्लो कूलिंग। ये जो आपका है वेरी स्लो कूलिंग, और जो वेरी स्लो कूलिंग करेंगे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनीलिंग प्रोसेस या अनिलीकरण। और ऐसे अनिलिंग प्रोसेस से जो वर्कपीस बनता है वो कैसा मिलता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल। अगर किसी वर्कपीस की डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस इंक्रीज करनी है तो हमें ये पता चल गया कि वर्कपीस को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अभी बाद में बताएंगे कि रिक्रिस्टलाइजेशन के कुछ डिग्री ऊपर या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर या रिक्रिस्टलाइजेशन से कुछ डिग्री नीचे गर्म करेंगे, वो केस आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखो कि वर्कपीस को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, कुछ देर तक होल्ड करेंगे, फिर बहुत धीरे धीरे कूल करेंगे, तो जो वर्कपीस नया बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट और डक्टाइल हो जाएगा। वर्कपीस की
जो प्रॉपर्टीज है इसको अनिलीकरण प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। सेकेंड बात करते हैं, अगर इस वर्कपीस को हमने मान लीजिए रूम टेम्परेचर तक गर्म, अच्छा इसमें ध्यान देना है ये कहाँ पे कूलिंग हुई है, इन फर्नेस कूलिंग हो रही, भट्ठी में ही हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, भट्ठी में ही कूलिंग कर। अभी ये मत सोचो कि एनीलिंग यहीं से खत्म हो जा रहा है, एनीलिंग का बेस बता रहे हैं, अभी टाइप्स ऑफ एनीलिंग बहुत सारी चीजें बची रह गई हैं। ऑस्टेनाइट को कूल करेंगे, अभी ऑस्टेनाइट, बेनाइट, मार्टेनसाइट सब करेंगे, आप परेशान ना हो, बेस तो पहले समझिए। फर्नेस में ही कूलिंग करेंगे तो हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल बना। अगर सपोज करो वर्कपीस को हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, कुछ देर तक होल्ड कर दें और भट्ठी से निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रख दें, इस पे रख दें, रूम टेम्परेचर पे रख दें, तो मतलब पहले से जल्दी ठंडा हो जाएगा। भाई फर्नेस में ज़्यादा समय लग रहा था, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने में देखो इतना समय, फर्नेस में ठंडा होने में इतना समय लग रहा था, अब समय थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो समय कम हो गया रूम टेम्परेचर तक आने में, इसमें क्या हुआ, कूलिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलीकरण या नॉर्मलाइजेशन। तो अब इस तरीके के प्रोसेस से, जैसे यहाँ पे एनेलिंग से बहुत सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल बना था, तो नॉर्मलीकरण से हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, डक्टिलिटी थोड़ी सी कम होगी और वर्कपीस की मशीनिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी। मशीनिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी मतलब जैसे अगर इस पे कट करना है या मशीन करना है तो हम क्या करेंगे, वर्कपीस को नॉर्मलाइजेशन से कन्वर्ट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट आपको बताने चल रहे हैं कि अगर सपोज करिए वर्कपीस को हमने रूम टेम्परेचर हमने क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन तक गर्म किया और उसी वर्कपीस को कुछ देर तक होल्ड किया और बहुत फास्ट कूलिंग, इतना फास्ट कूलिंग किया कि समय बिल्कुल भी नहीं लगा, थोड़ा सा तो लगेगा। अब बहुत फास्ट कूलिंग मतलब या तो ऑयल में ले जाकर तुरंत फर्नेस में गर्म कर ऑयल में डुबो देंगे, या तो ब्राइन सोल्यूशन नमक पानी के घोल में डुबो देंगे, तुरंत ठंडा हो जाएगा। तुरंत मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस टाइम में जब वर्कपीस सडन कूल होगा तो वर्कपीस के अंदर के कार्बन पार्टिकल्स भागकर सरफेस पे आकर डिपॉजिट हो जाएंगे, और सरफेस पे डिपॉजिट होने की वजह से वर्कपीस की सरफेस की हार्डनेस बहुत बढ़ जाएगी, बहुत हार्ड सरफेस हो जाएगा। आप देखते हो कि आप जो लॉक वगैरह, जैसे आप लॉक को काटना शुरू करो तो हेक्सा ब्लेड नहीं चलेगी, कुछ ऐसे मटेरियल है जिसपे हेक्सा ब्लेड नहीं चलेगी, मतलब उसकी सरफेस हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। सरफेस हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम वर्कपीस को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, कुछ देर तक होल्ड करेंगे और वेरी फास्ट कूलिंग करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, वेरी फास्ट कूलिंग। इधर साइड में लिख दे रहे हैं हम, वेरी फास्ट कूलिंग। और कूलिंग मीडियम जो यूज करेंगे, ऑयल या ब्राइन सोल्यूशन मतलब नमक पानी का घोल। इस तरह से जो वर्कपीस यहाँ मिलेगा, इस तरीके से प्रोसेस करने पे जो वर्कपीस हमें मिलेगा, यहाँ पे जो वर्कपीस मिलेगा वो मिलेगा, इसी को कहेंगे टेम्परिंग प्रोसेस। ये आपका है टेम्परिंग प्रोसेस। अभी सब कुछ अलग से चलेगा, पहले एक ग्राफ में समझा दें, उसके बाद सब वन बाय वन स्टेप वाइज लेके चलेंगे। टेम्परिंग प्रोसेस से जो स्टील मिलेगा उसे बोलेंगे टेम्पर्ड स्टील। जैसे मान लीजिए कि स्टील के ब्लॉक को, हमने स्टील के ब्लॉक को जनरली क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन तक गर्म किया, कुछ देर तक होल्ड किया और बहुत फास्ट कूलिंग कर दिया, तो बहुत हार्ड सरफेस ऑफ स्टील बनेगा। उस स्टील को हम बोलेंगे टेम्पर्ड स्टील, या उसी को हम कहेंगे टेम्पर्ड मार्टेनसाइट स्टील, ऑस्टेनाइट को भी कूल करेंगे।
नीसू जी कह रहे हैं सर रूम टेम्परेचर पर कितना टाइम लगता है, तो वो डिपेंड करेगा वर्कपीस के वॉल्यूम के। अगर वर्कपीस का स्मॉल साइज वॉल्यूम है तो जल्दी कूल हो जाएगा। बस आपको याद रखना रूम टेम्परेचर पे कूल करना। अगर लार्ज साइज वर्कपीस है तो रूम टेम्परेचर पर भी कूल होने में समय लगता है। इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वर्कपीस। बात समझ में आई नीसू जी? चलिए ये हो गया आपका। अब आपने वेरी फास्ट कूलिंग किया। वेरी फास्ट कूलिंग में किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। टेम्परेचर हार्ड टेम्पर्ड हार्ड स्टील होता है। हाँ बिल्कुल टेम्पर्ड हार्ड स्टील होता है। अभी इसमें और भी कैटेगरी है। अब एक साइंटिस्ट आए सीजी बेन करके, एक साइंटिस्ट आए बेन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन तीनों की अलग थ्योरी इस्तेमाल कर दी। उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्होंने किया क्या कि वर्कपीस को पहले रिक्रिस्टलाइजेशन तक गर्म किया, कुछ देर तक होल्ड किया और उसके बाद फिर क्या किया, एक मिनट, उसके बाद क्या किया, नॉर्मल कूलिंग किया। कुछ देर तक कूलिंग करने के बाद उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। मतलब मान लो डिग्री सेंटीग्रेड था तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल कूलिंग किया और नॉर्मल कूलिंग करने के बाद फर्नेस का टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ दिया। मतलब 1-2 घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ दिया। यानी कि टेम्परेचर को अब ड्रॉप नहीं होने दिया फर्नेस का। फर्नेस में 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया कुछ देर तक, मतलब होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, कूल करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए क्या किया, पहले कूलिंग किया, फिर होल्ड किया, फिर कूलिंग किया। एक बेन नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना अलग से थ्योरी लगाई, अपना एक अलग से दिमाग। उन्होंने कहा ये सब तो अपना अपना प्रोसेस करके गर्म करके कोई रूम ठंडा कर रहा है, कोई फर्नेस में ठंडा कर रहा है, कोई डायरेक्ट ऑयल में डुबो दे रहा है। इन्होंने क्या किया कि रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, फिर फर्नेस में ले जाकर उसी टेम्परेचर पे होल्ड कर दिया। या ऐसा कह सकते हैं कि फर्नेस में ही ठंडा, लार्ज भी लिखेंगे, थोड़ी देर तक होल्ड किया फिर ठंडा किया। इसी को हम कहते हैं इंटरप्टेड कूलिंग। जैसे मान लो कोई जा रहा हो, रास्ते में रोक दिया जाए फिर जाने दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रुकावट हो गई, बाधा हो गई थी जाते समय। इसी को कहते हैं इंटरप्टेड कूलिंग, रुक रुक कर कूलिंग, इंटरप्टेड कूलिंग। इंटरप्टिंग करने के बाद यहाँ से जो वर्कपीस मिला वो एक बेन नामक साइंटिस्ट थे। बेन नामक साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा जो बना, तो वहाँ पे जो वर्कपीस मिला उसको क्या बोलेंगे, बेनाइट बोलेंगे। और इसी को कहेंगे इंटरप्टेड कूलिंग, रुक रुक कर इंटरप्टेड। इन्होंने क्या किया, कूल किया, होल्ड किया, कूलिंग, होल्डिंग, कूलिंग। अब एक और साइंटिस्ट आया, देखा कि जब बेन नामक साइंटिस्ट ने ऐसा काम करके एक नया मटेरियल और इसकी स्ट्रेंथ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं कि टेम्परिंग प्रोसेस से या नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से भी बेटर थे। तो एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने माइंड लगाया, वर्कपीस को कुछ देर के लिए रैपिड कूलिंग किया। वर्कपीस को कुछ देर के लिए क्या किया, ये रैपिड कूलिंग किया। इसको चाहे तो अलग कलर से हम लोग बना, नहीं ठीक है, रैपिड कूलिंग किया। रैपिड कूलिंग का मतलब इन्होंने क्या कर दिया, क्विंचिंग कूलिंग किया। क्विंचिंग कूलिंग करने के बाद दोबारा इसको क्या किया, रीहीट किया। दोबारा इसको क्या किया, इन्होंने रीहीट किया। रीहीट अब की बार पूरा नहीं करेंगे, उसके 50% या उससे कम तो क्विंचिंग कूलिंग किया, यानी कि फास्ट कूलिंग किया। हो सकता है 600 गर्म करने के बाद कुछ देर तक होल्ड किया, या लगा लिया। अपना इन्होंने एक अलग दिमाग लगा लिया। इस दिमाग
चलिए अभी वॉइस आ रही है, अभी वॉइस सही सभी लोग। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। अब ठीक है, सही है, चलिए ओके, अब ठीक है, अब ठीक है। यहां से एक ही ग्राफ में अब ये जो मटेरियल बना, देखिएगा ये जो बना था, ये क्विंचिंग कूलिंग करने के बाद जो मटेरियल बना था, ये क्या बना था, मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट बना था। और यहाँ पे देखिएगा पहले कूल किया फिर रीहीट किया। अगर इसको हम कहें तो ये पहले हमने क्या किया, कूलिंग किया, कूलिंग किया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, रीहीटिंग किया, रीहीटिंग किया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, कूलिंग किया। ऐसा मटेरियल जब हमने पहले कूलिंग किया, फिर रीहीटिंग किया, फिर होल्ड किया, फिर कूल किया, देन अच्छा ये किसको किया, अगर क्विंचिंग कूलिंग किया तो मार्टेनसाइट बन गया, फिर मार्टेनसाइट को रीहीट करके होल्ड करके फिर से कूलिंग करेंगे, तब यहाँ पे बना टेम्पर्ड, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। एक ओवरव्यू अभी मैंने दिया है, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि हमने आपको हीट ट्रीटमेंट पूरा पढ़ा दिया है, ये बिल्कुल भी आप नहीं समझेंगे कि हीट ट्रीटमेंट आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हमने केवल एक ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू दिया है। एमपीपीएससी यही की वैकेंसी कब आएगी गुरुजी? ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या एक बेसिक, ये था आपका हीटिंग। एक बार कमेंट करके बताएं कि मैंने आपको केवल हीट ट्रीटमेंट का एक इंट्रोडक्शन हमने समझाया है। आप एक एक पार्ट लेके चलेंगे, हम पहले शुरू करेंगे एनेलिंग प्रोसेस। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्या यहाँ तक आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि हीट ट्रीटमेंट हम लोग करते क्यों है और मिलता क्या है। वॉइस नॉट क्लियर? चलेंगे शुरू करें। वाइट क्लियर तो है शिल्पी जी, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं मजा आ रहा है। वॉइस क्लियर तो है, एक बार कमेंट करके बताएं कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों को। क्लियर है? अब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर है तो ये सब करने के बाद यहाँ पे जितने एक ही मटेरियल था, यहाँ पे हमारे पास एक ही मटेरियल था, एक ही मटेरियल को सेम टेम्परेचर पे गर्म करके अलग अलग कूलिंग मीडियम इस्तेमाल करके देखिएगा, कभी डक्टाइल या सॉफ्ट मटेरियल बना, कभी आपका मार्टेनसाइट बना, कभी टेम्पर्ड मार्टेनसाइट बना, कभी बेनाइट बना। तो अलग अलग मटेरियल प्राप्त हो रहे हैं बिना किसी चलिए अभी उम्मीद करते हैं कि वॉइस नहीं अटकनी चाहिए, अभी उम्मीद करते हैं कि वॉइस नहीं अटकनी चाहिए। चलिए ठीक है, वॉइस नहीं अटकनी चाहिए, अभी हम ये उम्मीद करते हैं। अब इतना करने के कुछ फायदे थे, तो बेनिफिट थे, तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एडवांटेज ऑफ, ये छोड़ दीजिए, ये तो केवल आपको समझाने के लिए, तो छोड़ दीजिए, ये केवल समझाने के लिए, कोई मतलब नहीं था हमारे इस टॉपिक से। हेडिंग क्या बनेगी, एडवांटेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार के गुण। उष्मा उपचार के गुण।
कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं, तो पॉइंट वाइज समझिएगा। किसी भी वर्कपीस का हीट ट्रीटमेंट करने से सबसे फर्स्ट हमारी क्या होती है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ्य बढ़ती है। फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, सामर्थ्य बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज डक्टिलिटी। अच्छा, इंक्रीज भी डक्टिलिटी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं डक्टिलिटी। अगर कम करना है तो हम उसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे, इंक्रीज डक्टिलिटी, तन्यता बढ़ाने में। नेक्स्ट बात हम करते हैं, इंक्रीज हार्डनेस, इंक्रीज हार्डनेस, कठोरता बढ़ाने में। इंक्रीज हार्डनेस, इंक्रीज टफनेस, टफनेस है ना, तन्यता बढ़ाने में, सॉरी टफनेस बढ़ाने में, टफनेस बढ़ाने। नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीज मशीनेबिलिटी, इंक्रीज मशीन एबिलिटी, मशीनिंग, मशीनिंग गुण बढ़ाने में। तो ये सारे हमारे एडवांटेज होते हैं हीट ट्रीटमेंट के। हाँ, शिल्पी विजिट कह रहे हैं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, ओके थैंक यू। और नीसू सिंह कह रहे हैं गुण नहीं होता सर, फायदे होते। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ये हमारे क्या, एडवांटेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो इंक्रीज स्ट्रेंथ, हाँ कह सकते हैं, ठीक है, आप जो भी आप समझ लो, है ना। उष्मा उपचार के, सॉरी ये मैंने लिख दिया था, उष्मा उपचार के लाभ, गलत लिख दिया था। उष्मा उपचार के लाभ, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। और सभी को एक एक करके बता दीजिए सर, सर एडवांटेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, टफनेस और हार्डनेस में क्या अंतर है। देखिए, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और फिलहाल के लिए चलिए हम बता देते हैं आपने जो पूछा है। ये जो यूनिट नंबर 4 है उसमें कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है और उसके बाद प्रोडक्शन का पार्ट है। तो प्रोडक्शन का सारा पार्ट हम कवर कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सर कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता देते हैं एडवांटेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, तो आपको बता दिया। हार्डनेस आपकी क्या होती है, जैसे कि किसी सरफेस पे अगर हम कोई स्क्रैच करें, हम बात इस पे लिख रहे हैं, इस पे कोई खरोच नहीं आ रहा, कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट स्क्रैच और पेनिट्रेशन। अगर हम इस पे कोई पेनिट्रेट करना चाहें, कुछ इस तरीके से दबाना चाहें, तो ये नहीं पेनिट्रेट हो रहा है, तो ऐसे गुण को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। विच रजिस्ट, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी वर्कपीस में खुरचने को या प्रेस करने को रजिस्ट करे, इसे हम क्या कहते हैं। सर मैलेबिलिटी भी बता दीजिए। मैलेबिलिटी आपका होता है जैसे किसी भी वर्कपीस को कितना पतले से पतले सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन सीट में, थिन सीट में, जैसे मान लो सोने को पीट पीट कर बहुत पतला कर दिया जाता है, चांदी के वर्क की मिठाइयाँ आती, बहुत पतली सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को मैलेबिलिटी कहते हैं। टफनेस क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम इसमें ऐसे मुक्का मारे, टॉक दें और ये टूट जाए, चूर चूर हो जाए, तो इसकी टफनेस बहुत कम है। अगर हम इस पे दीवार, मान लो इस पे हमने ऐसे मारा लेकिन ये नहीं टूटा, इसका मतलब ये टफनेस इसके अंदर है।
और ज्यादा, जितना ज्यादा ये शॉक को रजिस्ट करे विदाउट डिस्ट्रॉय, बिना टूटे, जितना ज्यादा अधिक से अधिक शॉक या झटके को सहन कर सकता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम टफनेस कहते हैं। और मैलेबिलिटी आपको मैंने बता दिया। मशीनेबिलिटी क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लो अगर हमें इस वर्कपीस के डायमीटर को कम करना है तो इसको हम मटेरियल को रिमूव करते जाएंगे, घूमता जाएगा। इसको 2 पार्ट में कट करना है, इस पे थ्रेड बनाना है, इसकी सरफेस फिनिश करनी है, तो मेटल को रिमूव करेंगे। अगर अच्छे से रिमूव नहीं होगा, मतलब मटेरियल हार्ड होगा, रिमूव करते समय छोटे छोटे चिप्स में टूटेगा, पाउडर में टूटेगा या कटेगा ही नहीं, तो ये मशीनिंग बेटर नहीं कहलाएगी। बेटर मशीनिंग का मतलब यह है कि इजीली मटेरियल यहाँ से रिमूव किया जा सके। सर, चांदी की वर्क की मिठाई खाने के नुकसान होते हैं या फायदे? फायदे ही होते हैं। अगर फायदे ना होते लोग चांदी के वर्क में मिठाइयाँ क्यों बनवाते? नुकसान होता है कि आपका पैसा ज़्यादा खराब होता है। सोने के वर्क में और ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि गोल्ड और ये सब सारे मटेरियल्स हमारे शरीर के लिए फायदे होते हैं, फायदेमंद होते हैं, लेकिन एक लिमिट क्वांटिटी तक। अच्छा, आप बताओ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई। बाकी तन्यता क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, किसी वर्कपीस को कितना ज्यादा पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट करने के गुण को तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। फटीग लोड और टफनेस रजिस्टिंग क्या होता है? चलिए फटीग और क्रीप पहले बता देते हैं। क्रीप फेल्योर क्या होता है? देखिए, किसी भी वर्कपीस में कॉन्टिन्यूअस लोड लगा रहे हैं। और इलास्टिक लिमिट क्या होती है पहले ये समझिए। मान लीजिए ये वर्कपीस हमने लिया, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, मोड़ने के बाद छोड़ दिया, ये वापस अपनी शेप में आ गया, अपनी शेप में आ गया, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक प्रॉपर्टीज कहेंगे, है ना, इलास्टिक गुण कहेंगे। लेकिन अब देखो इलास्टिक है, लेकिन अगर एक समय ज्यादा अगर हम मोड़ दें के बाद छोड़ दें, कुछ इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। किसी वर्कपीस में एक्सटर्नल लोड लगाने पर डिफॉर्मेशन आए और लोड हटाने पर पुनः अपने शेप और साइज को रीगेन कर ले, ऐसे गुण को हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इलास्टिक प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर सीमा से अधिक गुण लगाने पर अगर वर्कपीस में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, लोड हटाने पर ये मुड़ा रह जाए, सीधा अपने वापस शेप और साइज में ना आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक प्रॉपर्टीज। प्लास्टिक प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद फटीग क्या होता है और क्रीप क्या होता है? अब मान लो जैसे कि पंखे को हमने रूम में टांग रखा, पंखे के रॉड के ऊपर, ये जो रॉड के ऊपर जो लोड लग रहा है, ये लोड आपका इस रॉड के ऊपर कैसा लोड लग रहा है? इलास्टिक लोड लग रहा है, जिससे इस रॉड की लेंथ नहीं बढ़ रही है। अंडर इलास्टिक लिमिट इस लॉ, ऐसा थोड़ी कि पंखे से 10 गुना ज्यादा वेटेड मटेरियल अगर उसके ऊपर लटका दोगे तो ये रॉड की लंबाई बढ़ जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब इसका जो इलास्टिक क्षमता उससे कम लोड इस पे लगाया गया है, तो मतलब इस पे डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे कॉन्टिन्यूअस लोड लगा हुआ है, लगातार ये टेंसाइल लोड इस पंखे ने इसके ऊपर लगाए रखा है। तो किसी भी वर्कपीस में अगर कॉन्टिन्यूअस लोड लगा हो तो आप देखोगे 10-20 साल 50 साल बाद इस पंखे की रॉड में थोड़ी सी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, जबकि इलास्टिक लिमिट के अंदर लगा है। और रूल कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी वर्कपीस में अगर आप लोड लगाओगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा शेप और साइज में। लेकिन फिर भी अगर कॉन्टिन्यूअस लोड लगा रह जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी लेंथ में इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे फेल्योर को क्रीप फेल्योर कहते हैं। बिलो इलास्टिक लिमिट किसी वर्कपीस में कॉन्टिन्यूअस लोड लगा हो, उस कॉन्टिन्यूअस लोड उस वर्क जो फेल्योर आए तो क्रीप फेल्योर कहते हैं। अब फटीग फेल्योर देख लीजिए। फटीग फेल्योर क्या होता है? अगर इस वर्कपीस मान लो अगर बहुत भारी हथौड़ा लेकर ऐसे मारते तो ये टूट जाता, जिस लोड पे टूट रहा है ये इसके क्या है? फेल्योर, या इसकी स्ट्रेंथ से ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर इसको हम देखो ऐसे ऐसे पीट रहे हैं, इस पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, और ये जो लोड लग रहा है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अगर ऊपर होता तो ये डिफॉर्मेशन आ जाता परमानेंट। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर किसी वर्कपीस पे हम इम्पैक्ट लोड लगाएं, इम्पैक्ट समझ रहे हैं ना, ये इम्पैक्ट लोड लगा, इम्पैक्ट लोड, और हम इम्पैक्ट लोड को रिपीट करते जाएं बार बार, रिपीटेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट लोड बिलो अंडर इलास्टिक लिमिट, धीरे धीरे लोड लगाते लगाते एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। बिलो इलास्टिक लिमिट अगर हम इम्पैक्ट लोड लगाएं किसी वर्क पीस में,
उस रिपीटेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट लोड, यार इम्पैक्ट लोड के दोहराने के कारण, बार बार लगाने के कारण इसमें जो डिफॉर्मेशन आए उसे हम कहेंगे। क्या ये सारे फेल्योर आप सभी को समझ में आए कि नहीं आए? आर्टिस्ट मलखान जी कह रहे हैं क्रीप डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड टेम्परेचर। यस, यही तो मैंने बताया, पंखे पे 50 साल बाद उसके लेंथ में चेंजिंग आ जाएगा, तो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूस लोडिंग लगा रहेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये कमेंट कर। यीशु सैनिक लिख दो। अब इतना समझा दिया गया है तो लिखवा भी दिया जाएगा थोड़ा सा, तो अभी हीट ट्रीटमेंट पे चलने दीजिए। मैंने समझाया, पूरा प्रयास करके बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेके समझाया। अब थोड़ा सा ये बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें आइए जहाँ पे और इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एनीलिंग क्या होता है। फर्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं एनीलिंग। एनीलिंग एनीलीकरण एनीलीकरण क्या होता है? किसी वर्कपीस को प्री-क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से 50 से 70 डिग्री ऊपर गर्म करने। आप समझिएगा, मैंने बात किया प्री क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे वर्कपीस के ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हों, वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब उस रिक्रिस्टलाइजेशन से भी 50 से 70 डिग्री ऊपर, मान लो अगर किसी वर्कपीस का मेल्टिंग टेम्परेचर 1600 डिग्री है, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन 1000 डिग्री है, हम उसको 1050 या 1070 डिग्री ऊपर गर्म करेंगे। मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन से 50 या 70 डिग्री ऊपर गर्म करेंगे, और गर्म करके फर्नेस के अंदर बहुत स्लो कूल करेंगे। ऐसे प्रोसेस को हम अनिलीकरण प्रोसेस, है ना। इन दिस प्रोसेस वर्कपीस heat above 50 to 70 degree recrystallization temperature, then cool in furnace very slow to increase ductility and तो सही, हमारी बात पर गड़बड़ हो जा रहा है। अभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड सॉफ्टनेस। देखिए हम यहाँ पे क्या बात करने चल रहे हैं, वस्तु को पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान से 50 या 70 डिग्री ऊपर गर्म करके भट्ठी में धीरे धीरे ठंडा करने पर वस्तु की तन्यता बढ़ जाती है। इस प्रक्रम को अनिलीकरण कहते हैं।
अनिलीकरण कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए, आर्टिस्ट मलखान जी कह रहे हैं, सर आपको बचा खुचा ही टाइम क्यों देते हैं, हमेशा लेट नाइट वाला? बात तो आपकी सही है कि बचा खुचा टाइम ही क्यों देते हैं। कोई नहीं, जो भी टाइम देते हैं वो टाइम ऐसा देते हैं कि आपका यूटिलाइज हो। एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका शानदार तरीके से आपके यहाँ पे समझ में आए। लिखना तो अलग की बात हो जाती है, अगर जो चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई वो आजीवन भुलाई नहीं जाती। ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए, है ना। अब इस अनिलीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनिलिंग, टाइप्स ऑफ अनिलिंग। अनिलिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनीलिंग, कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट आपका होता है फुल एनीलिंग, सेकंड आपका होता है प्रोसेस एनीलिंग, थर्ड आपका होता है स्फेरोडाइज एनीलिंग, और फोर्थ आपका होता है डिफ्यूजन एनीलिंग। ये चार टाइप के एनीलिंग के प्रकार होते हैं, चार टाइप के एनीलिंग के प्रकार होते हैं। चलिए, आर्टिस्ट मलखान जी कह रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है। ओके, वेरी गुड। हम प्रयास भी ऐसा करते हैं, 10 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है और लगातार 10 सालों से हम मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं ना। मतलब ऐसा पढ़ाते हैं कि इसमें फीलिंग आए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आप फील कर सको, ऐसा कंटेंट हम देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई, फुल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग, स्टेरोडाइज एनीलिंग और डिफ्यूजन एनीलिंग। हाँ, ओम प्रकाश जी करें सर लेट ही सही, अच्छा पढ़ाते हैं तो नींद भी नहीं आती है। सही बात है, चलिए, वेरी गुड। फुल एनीलिंग क्या होता है, एक एक लाइन इसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, आपको इसके अंदर पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस करवा, क्योंकि आप आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लेवल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत डीप में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है। हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, ये नहीं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाए। ये मत सोचेगा कि अगर हमने इसके अंदर थोड़ा सा ही बताया तो उससे ज़्यादा भी आ सकता है। जैसे वर्कपीस को फुल एनीलिंग मतलब पूर्ण एनीलिंग, पूर्ण एनीलिंग मतलब एक ही बार में वर्कपीस को हमने वर्कपीस को गर्म किया, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से 50 से 70 डिग्री ऊपर गर्म किया। गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, 200 डिग्री पर आवर ठंडा करेंगे। ध्यान रखना है, 200 डिग्री पर आवर ठंडा करेंगे। और यहाँ पे ये जो आपने देखा था होल्डिंग टाइम था, जब वर्कपीस को फुल एनीलिंग में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से भी ऊपर गर्म किया और 3 से 5 मिनट तक होल्ड किया और होल्ड करके 200 घंटे पर आवर की गति से ठंडा किया, ऐसे एनीलिंग प्रोसेस को फुल एनीलिंग कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, फुल एनीलिंग में पार्ट ए,
फुल एनीलिंग को कहते हैं पूर्ण अनिलीकरण। पूर्ण अनिलीकरण वर्कपीस हीट above recrystallization temperature. In this process, workpiece heated above 50 to 70 degree recrystallization temperature and hold 3 to 5 मिनट। होल्डिंग टाइम जो मैंने आपको बताया था, होल्डिंग टाइम 3 से 5 मिनट होगा, 3 से 5 मिनट होगा और 3 से 5 मिनट बाद 200 डिग्री पर आवर से टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। हर घंटे 200 डिग्री डिक्रीज करेंगे। 150 डिग्री भी कहीं कहीं आपको किसी किताब में दिया जाता है और मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री भी रखा जाता है, 30 डिग्री पर आवर भी डिक्रीज किया जाता है। एंड कूल 30 डिग्री पर आवर टू 200 डिग्री पर आवर। इसको हिंदी में लिख देते हैं। इस प्रक्रम में वर्कपीस को 50 से 70 डिग्री आरसी के ऊपर गर्म करके 3 से 5 मिनट रोक कर 30 डिग्री प्रति घंटा या से 200 डिग्री प्रति घंटा की दर से ठंडा करते हैं। इस प्रक्रम को फुल एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। इजराइल खान कह रहे हैं सर ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है? आर्टिस्ट मलखान जी कह रहे हैं 640। ऐसे नहीं कह सकते। स्टील की बात करेंगे तब आपका 723 डिग्री होता है, 723 या 728 डिग्री सेंटीग्रेड। एक को बता दे रहे हैं, आप लोग बार बार कमेंट कर ही रहे हैं, 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। बहुत नहीं बताएंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सपोज करिए ये टेम्परेचर है, सपोज करिए ये किसी स्टील का 1539 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैंने आपको बार बार बताने का प्रयास किया है कि इंट्रोडक्शन की क्लास में आपके थोड़े से टॉपिक को अगर लेते हुए हम समझाने का प्रयास करें तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम सिलेबस से हट के बाहर की बात करें। बस केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हम टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। अब 1539 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद सपोज करिए एक टेम्परेचर हमने ले लिया 723 या 728 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझो ये जो 723 या 728 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हम बना रहे हैं आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम स्टील के लिए। स्टील के लिए बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक लाइन हमने ऐसी बना। इसके बाद एक हमने ले लिया 910 डिग्री सेंटीग्रेड, 910 पे एक लाइन हमने ऐसी बना दी और 910 के बाद एक हमने ले लिया 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। हम केवल अभी एक लाइन बना रहे हैं। आप बिल्कुल ना सोचो कि ये पूरा ऐसा, अभी तो पूरा कर्व जाएगा, कैसे जाएगा वो हम बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो, अगर आयरन परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन इधर जाओगे यहाँ पे 6.67% तक हो।
यहाँ पे 0 होता है, ये होता है कार्बन प्रतिशत, कार्बन प्रतिशत या परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी स्टील को 723 डिग्री या उससे नीचे गर्म करोगे तो स्टील हमेशा BCC फॉर्म में रहता है, BCC फॉर्म में रहता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब फॉर्म में रहता है। और इस बॉडी सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर, देखो इस बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इस बॉडी सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर को अगर 723 से और ऊपर हम गर्म करेंगे तो भी ये आयरन आपका BCC फॉर्म में ही रहता है। 723 या 910 के डिग्री के नीचे आयरन आपका BCC स्ट्रक्चर में होता है, मतलब 910 डिग्री तक इसके टेम्परेचर में, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन माइक्रो लेवल पर अगर हम जाके देखें तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड से इसके ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। ये जो ग्रेन है, ये जो रेंज है, इस रेंज में आपके ओल्ड और न्यू दोनों ग्रेन्स मिलेंगे, ओल्ड प्लस न्यू दोनों ग्रेन्स मिलेंगे। लेकिन इसके नीचे आपके ओल्ड ग्रेन मिलेंगे, ओल्ड ग्रेन्स मिलेंगे, इसके ऊपर आपके क्या मिलेंगे, न्यू ग्रेन्स मिलेंगे। और इस न्यू ग्रेन्स को अगर हम बात करें, ये न्यू ग्रेन्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं FCC फॉर्म में, फेस सेंटर्ड क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये FCC फॉर्म पूरा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये जो FCC है ये पूरा 1400 ये पूरा FCC 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक FCC स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे FCC स्ट्रक्चर होता है। और 1400 डिग्री के ऊपर अगर आप आयरन को गर्म करो तो देखो 1400 के बाद भी वो एक नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है, पुनः वो अपने ओल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से, अभी परसेंटेज ऑफ कार्बन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक सिंपल फॉर्म समझाना चाह रहे हैं। इस तरह से BCC क्यूब स्ट्रक्चर क्या होता है, आप इतना पीछे ज्वाइन किए हैं, थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे होते हैं, इसी को आपको, सॉरी, ऐसे एटम्स जिसमें एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर के साथ बॉडी के अंदर भी एक एटम होता है, इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये BCC स्ट्रक्चर में होता है। तो ये जो देखो BCC कन्वर्ट होगा FCC में, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, तो इस टेम्परेचर को कह सकते हैं लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को कह सकते हैं अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो ये आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है जिसमें ओल्ड ग्रेन्स स्टार्ट होंगे न्यू ग्रेन्स में। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जब आ ही गया है तो आपको बता देते हैं कि ये जो यहाँ पे होता है आयरन, अल्फा आयरन फॉर्म में होता है, और किस फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। अब ध्यान देने वाली क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आयरन अपनी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुण को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे लॉस कर देता है। तो हमेशा याद रखना 723 या 728, अलग अलग बातें कह के गए हैं। 723 या 728 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे आप बढ़ोगे, आयरन अभी भी BCC स्ट्रक्चर में ही रहेगा, अल्फा आयरन ही कहलाएगा, लेकिन ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देगा और ये हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक आयरन। ये इस तरीके से नॉन मैग्नेटिक अल्फा आयरन हो जाएगा। अब इसके बाद 723 के ऊपर कहीं पे भी आप चले जाओगे, ये आपको नॉन मैग्नेटिक आयरन ही मिलेगा। यहां पे भी आपको नॉन मैग्नेटिक आयरन ही मिलेगा। हमेशा याद रखना, जिस टेम्परेचर पर आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस करे, उस टेम्परेचर को क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी
पॉइंट टेम्परेचर या क्यूरी ताप कहते हैं। ऐसा तापमान जहां पर आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस करे उसे क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। और ये बीसीसी स्ट्रक्चर में रहेगा और यहाँ एफसीसी स्ट्रक्चर जो आएगा वो आपका गामा आयरन हो जाता है, या इसी को हम कहते हैं गामा आस्टेनाइट। आप ये मत सोचो कि हम लोग आयरन कार्बन को नहीं पढ़ने चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा आयरन हो जाता है और ये फेराइट कहलाता है, डेल्टा फेराइट कहलाता है। यहाँ पे अल्फा आयरन होता है और ये भी फेराइट फॉर्म में होता है। तो ये तो आपको मैंने सिंपल बताया अभी, आपको केवल ये समझाने का प्रयास किया इससे कि कैसे बीसीसी एफसीसी में कन्वर्ट होता है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सबसे ऊपर बीसीसी कैसे हुआ, ये क्या होता है, जब आप आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ेंगे वहां पर जब आप देखेंगे, अभी आपको यहाँ पूरी तरीके से फिल नहीं करा पाएंगे क्योंकि समय लगेगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि इतना आसानी से, जब आप टेम्परेचर रेज करते जाओगे तो वहां पे आपको बताएंगे कहाँ कहाँ बीसीसी बनेगा। ये पूरा इस तरीके से कर्व जाएगा, इस कर्व पे आपको बताएंगे कहाँ पे लिक्विड आयरन होगा, कहाँ पे सॉलिड होगा, कहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड मसी जोन होगा, दलदली जोन होगा। ये सब थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा जब हम बताएंगे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो बात समझ में आई? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये कमेंट करके। इसमें आपको समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है? बताइए। चलिए ओके सर। अगर इसमें आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो, चीज़ें अच्छी लग रही हों, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हों, क्लियर है सब, चलिए ओके। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को। अभी तक देखिए हम डिस्कस करते हैं फुल एनीलिंग क्या होता है। फुल एनीलिंग क्या होता है? अब देखिएगा इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, इंक्रीज डक्टिलिटी कॉमा मशीनेबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी कॉमा मशीनेबिलिटी, इंटरनल स्ट्रेस रिलीविंग, स्ट्रेस रिलीविंग। जैसे वर्क करते समय अगर किसी वर्कपीस के अंदर इंटरनल स्ट्रेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, बात है यार, माइक कैसे आज डिस्टर्ब हो रहा है जी? माइक तो बिल्कुल भी क्लियर है। देखिए वर्क करते समय अगर स्ट्रेस ऑब्जर्व हो, अच्छा खड़ खड़ की आवाज आज ज्यादा आ रही माइक में। माइक में कुछ खड़ खड़ या डिस्टरबेंस की वॉइस ज्यादा आ रही ना। कैसे आप डिस्टर्ब, अभी सही होना चाहिए, अभी मेरे हिसाब से सही है। राजकुमार मीना जी कह रहे हैं आपके कपड़े से माइक टच हो जाता है, तो हाँ ये भी हो सकता है। खैर अब ठंड का मौसम है तो इस तरीके के कपड़े पहनने की इजाज़त तो रहनी ही चाहिए और प्रयास किया जाएगा कि ऐसा कम से कम हो। आप समझ रहे हैं, है ना? चलिए सही है। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो, अब आगे हम बात करते हैं प्रोसेस एनीलिंग की।
प्रोसेस एनीलिंग। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो प्रोसेस एनीलिंग पे हम लोग बढ़ सकते हैं। आज के लिए बहुत है कह रहे हैं। मलखान जी कह रहे हैं आज आप कंप्लीट करने आए हैं क्या सर? नहीं, कंप्लीट नहीं करने, आज संडे है। संडे मीन्स फन डे, फन यही है हमारे। आपके लिए फन का मतलब क्या है? नीतू चौधरी जी कह रहे हैं कल ले लीजिए। चलिए कल ही ले लेंगे, कोई नहीं। पहले आप लोग एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, जितने लोग कमेंट नहीं भी कर रहे हैं क्लियरली ईमानदारी से बताएं कि ये जो फर्स्ट लेक्चर भी हमने लिया, अभी तो हमने केवल बेस बनाने का प्रयास किया। जैसे एक कहावत है कि पानी और चीनी का घोल तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन मिठास तो देता है। बट शहद की मिठास अलग होती है, अल्टीमेट लेवल की होती है, लेकिन शहद बनने में समय लगता है। बूंद बूंद से शहद बनती है। तो पहली क्लास जो मैंने ली है ना, पहली क्लास जो मैंने ली, ये क्लास आप लोगों को अभी समझ आई कि नहीं आई? ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत हार्ड लेवल का पढ़ाते हैं, बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं, और ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत लो लेवल का पढ़ाते हैं। एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की स्टडी को हम करवाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी एग्जाम में कोई भी समस्या या प्रॉब्लम ना आने पाए। आपको हम बता रहे हैं कि आप अगर पहली क्लास, आज की पहली क्लास से आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। जो भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आते हैं इससे, तो जरूर क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। फर्स्ट क्लास से ही अटेम्प्ट होने शुरू हो जाएंगे। और नहीं यकीन हो तो आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को उठा के देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम एमसीक्यू को इन्वॉल्व करके पढ़ाते हैं, हम बेस से लेके अल्टीमेट लेवल तक ले जाने का प्रयास करते हैं। शानदार एक्सपीरियंस रहता है सर आपका। वेरी गुड आर्टिस्ट मलखान जी, 100%। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं आज तो समझ आया। इजराइल खान कह रहे हैं दुर्गा गोस्वामी ग्रेट। नीसू चौधरी बहुत अच्छी आई। आर्टिस्ट मलखान जी रिवाइज प्लीज। नीसू सिंह सर बहुत है। चलिए, तो दिलजीत जी कह रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर। माय डियर, देखिए अब ऐसा नहीं है भाई, सबका अपना अपना वे ऑफ स्टाइल। कभी कभी तो अब क्या ही कहें, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कुछ बच्चे हमें देखकर ऐसा सोचते हैं, कभी ये नए नए सर पढ़ाने, क्या ये सर क्या होंगे, कोई इसे कहते नहीं कि लोग ये कोई लड़का आके पढ़ा। हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं, जब समझते हैं, जब हमारा कंटेंट का लेवल देखते हैं, तरीका देखते हैं, एक्सप्लेन करने का मेथड देखते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं हम किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं। मेरे माइक की थोड़ी परेशानी आई, वो हम समझ रहे हैं, कहीं से कुछ समस्या आ गई होगी, कोई नहीं। डर के लहरों से नौका पार नहीं होती है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो माइक से डरना नहीं है ना। नेक्स्ट चलिए, देखो जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को अगर उठा लें तो क्वेश्चंस यहाँ से जरूर बनते हैं कहीं भी। हाँ, रंजीत प्रजापति जी कह रहे हैं केवल चार्ट से समझ में आ जाता है। भाई हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जितना अच्छे से अच्छा समझा सकें। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्या क्या देने वाले हैं आप देख लीजिए। इस सारे के सारे फुल एनीलिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस एनीलिंग क्या होता है, स्फेरोडाइज एनीलिंग क्या होता है, फिर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के अंतर्गत, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के अंतर्गत। चलिए दिलजीत जी कह रहे हैं इस उम्र में भी सुंदर, अरे सुंदर क्या, जो भी है चेहरे का क्या राज है, बस फिजिकल फिटनेस रखते हैं, दौड़ते धूपते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, आप लोगों के साथ खुश, और प्रयास करते हैं हमेशा सदा पर डे अच्छा करने का। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं सर आपके लिए 2 दिन पहले मैंने मैनेजमेंट को कहा था कि उनको लाइए। थैंक यू, और हम पूरा एफर्ट लगाएंगे ओम प्रकाश जी कि आपने हमारे लिए इतना सोचा। आपकी उस उम्मीदों पे हम
100% नहीं 200% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास कोई अच्छा बुरा नहीं होगा, हमारा प्रयास तभी अच्छा माना जाएगा जिस दिन आप हमारे द्वारा पढ़े कंटेंट को, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और उस सोल्यूशन से आपके एग्जाम निकल जाए और आपके हाथ में एक नौकरी, तभी हम मानेंगे कि हाँ हमारे द्वारा लगाया गया एफर्ट आपके लिए बेहतरीन है। चलिए, तो चलिए फिर आप लोग जब कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लासेस को एंड की जाए तो एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी सारे हीट ट्रीटमेंट को कंप्लीट करेंगे, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम को डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस सरसरी नज़र से, अगर अभी हम आपसे पूछें कि घर की खिड़की किस मटेरियल की बनी होती है तो आप कहते हैं स्टील की, नहीं है, आपके दिमाग में एक ही स्टील समझ में आता कि जो चमकदार मटेरियल है जिसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की गई होती है उसी को आप कहते हैं स्टील है। वो स्टील नहीं है डियर, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एटमॉस्फेयर से कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग कर दी जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।